जस्टिस साहब मोहतरम मेरे अजीज़ बड़े, वो भी नेशनलिस्ट थे कभी, वहीं से शुरू कर ले। अच्छा, कौन सा जस्टिस? बस वो समझ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं, उन्होंने तो नेशनलिस्ट। देखिए, मैं अगर गिलगित बल्तिस्तान का जाली का है, जाली नेशनलिस्ट। सर मैं गिलगित बल्तिस्तान का वफादार नहीं हूँ तो मैं पाकिस्तान का भी वफादार नहीं हूँ, ये बात तय है। मेरे ख्याल में शायद इनका ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है, मैं अगर मुगालता न करो तो। ये पीटीआई की बात, पीटीआई की भी बात कर रहा हूँ और इन शख्सियात की भी बात कर रहा हूँ। गंडापुर साहब ने जो खेल खेला है वो तो हमारे लिए आने वाली नस्लें भी जो है भुला नहीं सकेंगे, और वो जो ज़ख्म है वो हरे ही रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है, मतलब यहाँ पर देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मजहबी हो सकता है, इलाकाई हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी खातून की इज़्ज़त पर जो है हमला नहीं हो सकता है। लेकिन वो शख्स वो है जिसने अपनी तकरीरों के अंदर मरियम नवाज़ जो है वो हमारी मेहमान थी, उसको जिस तरीके से उसने ललकारा, और उसके अलावा जिस तरीके से मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ज़मीर को खरीदने की कोशिश की कि तुम 3000 वोट दे दो, मैं तुम्हें 4 अरब रुपये दे देता हूँ। खरीदने में कामयाब भी हुए आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल हुए, उसमें कोई शक ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूँ शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुज़फ़्फ़र रिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्तौर से इनका ताल्लुक़ है। वैसे अगर डिज़िग्नेशन के ऊपर जाएँ तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ज़िला अस्तौर के। मुज़फ़्फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, एक बहुत अरसे बाद, कम से कम मेरे प्रोग्राम में तो एक बहुत अरसे बाद आए हैं। वैसे भी ज़रा मीडिया से आप दूर हैं, कोई ख़ास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्द व सिफ़ात अल्लाह पाक के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलाम हो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, हम सब पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हों। आपका बहुत शुक्रिया, ये आप ही की वजह से मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। मीडिया से दूर भी नहीं है लेकिन इतने करीब भी नहीं है। वजूहात बहुत सारी हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर होने की वजह से हमारी ज़्यादातर जो है वो मीडिया को फेस हमारे जो है पार्टी तर्जुमान कर रहे होते हैं, या मोस्ट सीनियर जो अहबाब हैं वो कर रहे होते हैं, तो हम गाहे बगाहे जो है वो नमूदार होते हैं, ख़ास कर जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ होती है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। लेकिन यह है कि अखबारी हद तक जो है या सोशल मीडिया के अंदर जो है मौजूद हैं। सही, बिल्कुल जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तैयारी की इस 2020 के इलेक्शन के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए, काफ़ी लीडरशिप सीनियर रहनुमा है, लेकिन नताइज उस तरह नहीं मिल सके। आपका जो हल्का भी था उसके ऊपर भी बड़ा फोकस था, तो ओवरऑल इलेक्शन के नताइज से मुतमईन हैं आपकी? मीर साहब, जैसा हम सोच रहे थे या पब्लिक जैसे सोच रही थी, या जिस तरीके से आप जैसे दीदवर लोग जो तोक़ो कर रहे थे, रिज़ल्ट उसके अगेंस्ट गया है। हमने रिक्वेस्ट भी की थी, डिमांड भी किया था कि कम से कम ये जो 6 से 8 हल्के हैं, इंक्लूडिंग मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है, खुलम खुला दांधली और जो हरबे इस्तेमाल हुए, मुझे नहीं पता कि कम से कम मुझे 8th क्लास से स्टूडेंट लाइफ से जो है मैं पॉलिटिक्स में हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से लेकर पावर पॉलिटिक्स तक, न मैंने सुना है न देखा है जो जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई है। और ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये कोई परमानेंट बेस पे जो ना वाली पॉलिटिक्स नहीं की गई है। बस हुकूमत बनानी थी, इसमें गंडपुरी मसाला भी शामिल हो गया, इसमें डॉलर भी इस्तेमाल हो गए, इसके अंदर सहूलतकारों ने बड़ा काम किया स्पेशली तौर पर, और ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो। वरना मेरे हल्के के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और पूरा इंटरनेशनल मीडिया को बिठा दें, अगर मुझे कोई हरा सका तो मैं शायद दोबारा सियासत ही। कितना आपका डिफरेंस था आप और शम्स? डिफरेंस जो बोगस वोट पड़ गए वो डिफरेंस था, वो रफली कोई 1000 मतलब 800,000 का फ़र्क पड़ता है। ऐसी जगह हैं 3-4 जगह जहां पर हमने निशानदेही की थी, चीफ इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट भी की थी, एप्लीकेशन भी दी थी कि भाई इन
اس کی طرف جو ہے نا تھوڑی سی توجہ دی جائے، لیکن چونکہ معاشرے میں عدل نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے جو آرڈرز تھے اس کو گنڈاپور صاحب نے جو ہے نا ڈس اوبے کیا اور اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس ریاست کا یا جس صوبے کا سب سے بڑا جو ہے ادارہ عدلیہ ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کے توقعات ہوتے ہیں، اگر اس کے آرڈرز کو کوئی فالو نہیں کر سکتا ہے تو میں کیا توقع کر سکتا ہوں؟ یہ مسائل صحیح۔ استور کی سیاست کو مستقبل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت چیف منسٹر بھی استور سے، پھر آگے پاورفل شمس لون ایڈوائزر اگرچہ ہیں، لیکن چونکہ چیف منسٹر کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے سنا یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ باقی پارٹیوں کے لیے استور کے اندر سپیس بہت کم رہ گئی ہے۔ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب۔ یہ میرے خیال میں شاید ان کا یہ آخری الیکشن ہو سکتا ہے، میں اگر مغالطہ نہ کروں تو۔ یہ پی ٹی آئی کی بات، پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں اور ان شخصیات کی بھی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ چلیں استور کو عزت مل گئی ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گلگت بلتستان کے عوام کا۔ گنڈاپور صاحب کا تو نہیں، خیر گنڈاپور صاحب نے جو کھیل کھیلا ہے وہ تو ہمارے لیے آنے والی نسلیں بھی جو ہے بلا نہیں سکیں گے، اور وہ جو زخم ہیں وہ ہرے ہی رہیں گے جس طریقے سے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مطلب یہاں پر دیکھیں، گلگت بلتستان کے اندر مذہبی ہو سکتا ہے، علاقائی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی خاتون کی عزت پر جو ہے نا حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص وہ ہے جس نے اپنی تقریروں کے اندر مریم نواز جو ہے وہ ہماری مہمان تھی، اس کو جس طریقے سے اس نے للکارا، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے مطلب گلگت بلتستان کے لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی کہ تم 3000 ووٹ دے دو، میں تمہیں 4 ارب روپے دے دیتا ہوں۔ خریدنے میں کامیاب بھی ہوئے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہوئے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ پھر قصور عوام کا ہو گیا؟ نہیں، عوام دیکھیں میری بات سنیں جی، بہت حد تک، یعنی بہت کم حد تک ہوں گے، وہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب علی اگر سب کے سب دودھ کے دلہے ہوتے تو پھر خدا کی رحمتیں نازل ہونی چاہیے تھی یہاں پر۔ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ مجھ جیسے لوگ بھی ہیں موجود۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکٹس کو خریدا، مختلف قسم کے جو ہے پاکٹس کو، جن کے ذریعے سے لوگوں کو مطلب مس گائیڈ کیا گیا۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھائی میرے حلقے کے اندر اسپیشلی تو پر دشکن لوس اور عیدگاہ کے اندر، حالانکہ عیدگاہ میرا اسٹیشن رہا ہے تھرو آؤٹ، میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں کہوں گا کہ بونجی سے، حالانکہ حشمت اللہ صاحب، نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے یعنی بڑے ذمہ دار قسم کے اور ایکس منسٹر بھی رہے ہیں، کیئر ٹیکر، آپ کو معلوم ہے، وہاں سے میں نے 250 ووٹ لیا ہے۔ بونجی میں کسی کا پوسٹر نہیں لگ سکتا ہے، چونکہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، پوسٹر نہیں لگتا، میں نے 250 ووٹ لیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جناب علی میرے ساتھ جو بھی ہے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور بھائی چارہ کی جو فضا ہے، وہ شاید میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عالم دین کے ساتھ بھی وہ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے میرے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور تھرو آؤٹ تعاون کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب کبھی بھی سازش ہوئی ہے وہاں پہ یہ رزلٹ آیا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ورنہ دیکھا نا جناب آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں کوئی آ کے یہ کہے کہ جی مطلب مشیری کے آڑ میں کہے کہ ملازمین کو میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا تو فلاں کروں گا فیصلہ کروں گا، کیا کوئی ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ڈھینگے مارنے والے لوگ ہیں، یہ کسی کی ایما پر جو ہے وہ بولنے والے لوگ ہیں، ان کی اپنی کوئی ورت نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب عوام مانے نہ مانے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے کہ استور سے چیف منسٹر بھی آ گئے، ایڈوائزر بھی استور سے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو موجودہ حکومت بہت بڑے جو فائنینشیل پیکیجز کا اعلان کر رہی ہے جگہ جگہ، اور اس میں تو استور ٹاپ پہ نہیں ہے، تو کسی حد تک اچھے پوزیشن پہ ہے، بہت ٹورزم کے حوالے سے بہت کام ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں سر، میں اپریشیٹ تب کروں گا کہ یہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کا چیف منسٹر ہو۔ میری کبھی یہ تمنا نہیں رہے گی کہ جی سارا کام میرے حلقے کے اندر ہو، دوسرے نہیں، بلکہ ہر حلقے کے اندر کام ہو۔ اسپیشلی طور پر گلگت ہمارا جو چہرہ ہے اس پہ نظر آنا چاہیے کہ جناب علی کوئی سی ایم آیا تھا، یہ ہماری عزت ہوگی۔ یہ نہیں کہ جنہوں نے ابھی نیشنل پارک کے آڑ میں جناب علی اپنا گھر بھی بیچ دیا ہو۔ ہم تو، مجھے تو خدشہ رہا کہ معذرت کے ساتھ میں نیشنل پارک کے اوپر بھی آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کو لیا گیا اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، لیکن پھر ٹھپ ہو گیا۔ ایک چیز مجھے بتائیں جی، یہ سی ایم صاحب ہمارے سی ایم بن گئے، کابینہ کس نے بنائی؟ کیا سی ایم نے بنائی؟ 22 کے 22 رکنی جناب علی گنڈاپور صاحب نے بنائی، ایک بات۔ اور اس وقت جناب علی مشیروں کی جو ہے وہ ایک فوج بھرتی کی جا رہی ہے، میں نے سنا ہے میڈیا کے ذریعے سے، آپ جیسے احباب کے ذریعے سے، کہ 8-10 اور بھی لیے جا رہے ہیں۔
मुंतखब हुए 24 अरकान, तो 30 आप बाहर से ले रहे हैं। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि बाहर से ले रहे हैं ना, देखें ना जनाब वाली अपनी स्ट्रेंथ को आप बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, रिश्वत देकर, ओहदे देकर, लालच देकर। तो ये तो फिर तो ये अगर 10 बढ़ रहे हैं आपके ख्याल में किधर से बढ़ा रहे, कौन बढ़ा रहा है इनको? ये मौजूदा बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर या फिर इस्लामाबाद से ये कोशिश? जाहिर है इस्लामाबाद से। देखें इस वक्त ठेके भी इस्लामाबाद से हो रहे हैं, तो बदकिस्मती, इससे बड़ी बदकिस्मती मुझे बताइए जनाब वाली क्या होनी चाहिए? ठीक है, हफीज़ुर रहमान के साथ हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन ऐसा तो नहीं था। मेहदी शाह के साथ 1000 इख्तलाफ सही, लेकिन ऐसा तो नहीं था। कम से कम अगर ये ज़्यादा एजुकेटेड है बनिस्बत उन दोनों के, तो कम से कम फैसले तो अपने करें। घर का सरबराह वही होता है जो घर के फैसले करे। जब घर के फैसले कोई और करता है तो इसका मतलब है कि भाई आपकी ढोरियाँ कहीं और हैं, आप अवाम की ताकत से नहीं आए बल्कि किसी के ज़रिए से आए। ये सबूत है इसका, एन सबूत है ये। नेशनल पार्क के हवाले से क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप ख़त्म हो गए? शुरू में नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात हमारे भरपूर हैं जनाब। हम इस सिलसिले में हमारी नशिस्तें हुई हैं, मौलाना समी साहब सरपरस्ती कर रहे हैं इस चीज़ की, और दियामर में भी ये चीज़ें हैं और उनसे भी हमारा रब्ता है, दियामर के अहबाब से भी। और अगर नेशनल पार्क्स बनते हैं तो समझ लीजिए फिर हमारा ठिकाना नहीं है। अच्छा, नेशनल पार्क्स, मैं हैरान हूँ इसी बात पर कि 5 साल की हुकूमत के लिए कोई अपना घर बेच देता है। अब सेम साहब से मैं और क्या तो करूँ कि जनाब वाली पूरा डोया से लेकर जो है मिनमरक तक वो नेशनल पार्क में शामिल हो गया। नेशनल पार्क तो उस वक्त बनता है कि जब लैंड गवर्नमेंट की हो या मफतूहा इलाके हो। न ये मफतूहा है, न ये रियासत की ज़मीन है। ज़मीन है गिलगित बल्तिस्तान की। पीपल्स पार्टी का नारा भी हक़ मिल्कियत और हक़ हाकिमियत का था, इसी वजह से था कि भाई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर जो है वो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ से पाया जाता है, इसी वजूहात पर। तो पीपल्स पार्टी ने जो नारा दिया था और इसी के ज़रिए से जनाब वाली हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जिस तरीके से पाकिस्तान में या दूसरे सूबों में पंजाब में ज़मीन पंजाबियों की है, सिंध में सिंधियों की है, बलूचिस्तान में बलूचियों की है, तो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन गिलगित बल्तिस्तानियों की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप खामोश हैं, कुछ करने जा रहे हैं कि नहीं? आप बस इस हद तक प्रोटेस्ट है कि किसी नहीं, पिछले दिनों हमारी सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ नशिस्त हुई थी और उस पर उन्होंने एग्री किया कि उसको डी नोटिफाई करे। इस हद तक तो हम उनको लेकर आए हैं। अच्छा, लेकिन बीच में ये कोविड-19 की वजह से जो है हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी हद तक जाएंगे अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। ये हमारी मजबूरी होगी। मुझे ये बताइए मुज़फ़्फ़र साहब, आप एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है, मुशर्रफ दौर से ऑनवर्ड आप हुकूमत के साथ आप रहे भी हैं, अंदर भी बाहर भी हैं, नेशनलिज्म भी आपने की है। इस हुकूमत को कैसे देखते हैं? इसके ओवरऑल इसमें नए लोग हैं, बहुत डायनेमिक्स इसके डिफरेंट हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट है। अच्छा, ये कोई परमानेंट बेस पार्टी नहीं है। एक लेकिन दूसरी पार्टी तो फिर पाकिस्तान लेवल की तो है, इसको भी आप टेम्परेरी कहेंगे? देखें ना, सेलेक्टेड और इलेक्टेड में बड़ा फ़र्क होता है। अगर वहाँ पर सेलेक्टेड है तो यहाँ कौन सा इलेक्टेड है? तो 2.5 साल के लिए है ये जी आर्जी है ये अच्छा, टोटल आर्जी है। आर्जी है, मतलब किसी खास मकसद हासिल करने के लिए इस पार्टी को आपके ख्याल में बनाया गया है? ये तो सुबह भी बना रही है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी लेके आई गई है, आप फिर भी इसको आर्जी कह रहे हैं? जिस पार्टी के सरबराह की ये हो कि बड़े बड़े जो है ना इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़तें उछालें, नारा लगाए मदीना के रियासत का, और फर्स्ट लुक में आपको क्या लगता है कि कोई मुझे एक बात बताए चलें, तारीख़ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर मुझे एक सहाबी बताओ जिसकी दाढ़ी नहीं थी, एक अंबिया औलिया में से कोई एक दिखाओ जिसकी दाढ़ी नहीं थी। वो तो फर्स्ट लुक में है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। मैं तो उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये झूठ बोल रहा है। देखिए, मदीना की रियासत के अंदर किसी की इज़्ज़तें नहीं उछाली गई थी, इज़्ज़तें महफूज होती थी। अब इन्होंने जिस तरीके से जनाब वाली लामहला, जिसने भी आज तक याद रखें, किसी ऐसे आदमी ने जिसका ताल्लुक़ ना हो मज़हब के साथ, उसने मज़हब का नारा लगाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए लगाया। जो मज़हब को चलाने वाला मज़हब का खैरखा होता है वो कभी नारे नहीं लगाता है, वो अमली काम कर रहा है। इन्होंने आते के साथ टोटल जनाब वाली इज़्ज़तदार लोगों की इज़्ज़तें उछाली हैं। चोर थानेदार का ना वो खेल खेला है। अमली तौर पर होना कुछ भी नहीं है। सूबा बनेगा नहीं बनेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? सूबा कम से कम इनके दौर में, अबूरी सूबे की जो बात हो रही है, इनके दौर में मुश्किल है। अगर सूबा बनना था तो कमेटी बन गई थी, तमाम चीज़ें तय हो गई थी। देखें ना, हमारे लिए अक्सर ये कहा जाता था कि भाई आज़ाद कश्मीर रुकावट है,
इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट वो वज़ीर आज़म, उन्होंने भी इसको हिमायत की है अबूरी सूबे की। ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स जितना भी है, जो फैसले साज इदारे जिनको कहेंगे, वो सब के सब एक पेज पर हैं। तो अब रुकावट किस बात की है? मसला ये है, अगर इन्होंने अबूरी सोबत देना होता तो कौंसल के इंतखाबात ना होते। अब कौंसल के इंतखाबात होने के बाद तो जवाज़ ख़त्म हो गया ना। अब ये खुद फराहम कर रहे हैं ऐसे जवाज़ जिसके बुनियाद पर हम बिला रोक टोक ये कह सकते हैं कि जनाब अली इस हुकूमत में कम से कम अबूरी सूबा नहीं बन सकता। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल किस तरह आप देख रहे हैं अमजद साहब की क़यादत में? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल यकीनी तौर पर, चूँकि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम के अंदर हैं, अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जाता है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में सही। टिकट देते वक्त बिलावल साहब ने इंटरव्यू किया था मुख्तलिफ कैंडिडेट्स का। जी जी, आप भी थे उनमें? जी बिल्कुल। क्या पूछा था आपसे? इंटरव्यू के दौरान तो कोई ख़ास ऐसी बात नहीं हुई थी, बल्कि मेरे बारे में जो दूसरे अहबाब ने, जो मेरे सपोर्टर थे, दूसरे जो टिकट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने जिस तरीके से, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं इस काबिल तो नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसकी बुनियाद पर जो है वो क़यादत को ये फ़ैसला करना पड़ा, इसलिए कि मेरे पास बैंक वोट है। अस्तूर के अंदर जनाब अली, मेरे हलके के अंदर जो खालिस वोट जिसको कहते हैं, जो बगैर किसी लेन देन के अखलास की बुनियाद पर है, वो रिले के पास है और किसी माही लाल के पास। ये चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूँ। ये वोट बैंक वोट आपका कितना है? मेरा बैंक वोट लामहला इस दफ़ा मैंने 4000 वोट लिए हैं, तो 4000 लेकर तो कोई जीता नहीं था आज तक। और 1950, 2200, 2300 ये वोट लेकर जीते थे, मैं 4000 वोट लेकर हारा हूँ। और ये बगैर किसी लेन देन के है। सही। ना मेरा कोई 6600 कुछ गालिबन, हाँ 5000 कुछ इस किस्म के हैं कोई। सही। जो आपने कहा कि आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो उनके अपने वोट है, बल्कि दिलाए गए हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शक नहीं। मुझे एक बात बता दें, मैंने अस्तूर को ज़िला बनवा दिया, मैंने अस्तूर की डेवलपमेंट करवाई। एक इदारा मुझे बताओ, एक वाशरूम भी अगर अधूरा रह गया रिले के दौर का, मैं चैलेंज करता हूँ जनाब अली, या कोई माई कलाल मेरे ऊपर अंगुली उठाए कि जनाब अली इसने जनाब अली कमीशन लिया था, कोई प्रोजेक्ट के अंदर जनाब अली किसी अजीज़ को एडजस्ट किया था, उनकी क्या कारकर्दगी है कि अवाम उसको इलेक्ट करती? सेलेक्ट हुए हैं, ये बात आप तस्लीम कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक जो है टॉप टू। थोड़ा सा वक्त महदूद है, मैं चाहूँगा कि आखिरी सवाल और मुख्तसर अगर जवाब दे सकें। जो चीफ मिनिस्टर भी बार बार एक बात दोहराते हैं कि सब नेशनलिस्ट और जाली नेशनलिस्ट और इस तरह की बातें, आपका ये जाली या असली नेशनलिस्टों से है कोई राब्ता भी? मेरा पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से रब्ता है, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो इलाकाई हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो वफाक, सबके साथ है। लेकिन ये अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। अगर इन्होंने जनाब अली नेशनलिस्टों की बात की तो जस्टिस साहब मोहतरम मेरे अजीज़ बड़े, वो भी नेशनलिस्ट थे, कभी वहीं से शुरू कर लें। अच्छा, कौन से जस्टिस? बस वो समझ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात नहीं, उन्होंने तो नेशनलिस्ट, देखिए मैं अगर जाली का है, जाली नेशनलिस्ट। सर मैं गिलगित बल्तिस्तान का वफादार नहीं हूँ तो मैं पाकिस्तान का भी वफादार नहीं हूँ, ये बात तय है। और गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में नेशनलिज्म की बुनियादी ज़रूरत है। देखें दुनिया की जिन कौमों ने तरक्की की है, मिसाल के तौर पर आप ईरान की मिसाल ले लें, आप नेशनलिज्म है जिसकी वजह से वो पनप रही है, वरना दुनिया उसकी जो दुश्मन है। इसी तरह से चाइना जो है ना बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट के बगैर बात ही नहीं करेंगे आपसे। अब ये जो कहा जाता है समंदर से गहरी, पहाड़ से ऊंची, जनाब वाली वो दोस्ती और प्यार मोहब्बत, चाइना का इंटरेस्ट है इसलिए आपके साथ दोस्ती है। चाइना का जिस दिन इंटरेस्ट ख़त्म हो गया आपका दोस्त नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा ये जो हालत अपने लिए पैदा कर रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है, इसके बजाय गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वो अपना टाइम सर्व कर ले, हम फ़ख्र से महसूस कर सकें कि जी चलो कभी अस्तूर ने भी जनाब अली गिलगित बल्तिस्तान को कोई सीएम दिया था। हम ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाएं कि कहीं खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये कहने पर मजबूर न हो जाएँ कि अस्तूर वालों ने मीर जाफ़र और मीर सादिक को सेलेक्ट किया था। ये हमारे खदशा है। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र रेले साहब, आप हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।